आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 यानी हमारे भारतीय संविधान का भाग 2। अभी तक हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान का भाग 1 और मैंने भाग 1 में आप लोगों को बताया था एक कंपनी के बारे में जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से भारत में आई थी। आज उसी कंपनी के संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे जो महारानी के द्वारा समय समय पे अधिनियम पास किए गए, उसी को हम लोग चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो अगर चार्टर अधिनियम की बात किया जाए तो सबसे पहला जो चार्टर अधिनियम आता है सन 1600 का राजलेख कहा जाता है। इसे राजलेख क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह ब्रिटेन की महारानी के द्वारा लिखा जाता था, इसीलिए इसे राजलेख के नाम से जाना जाता था। उस समय ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल था, जनता सुखी और समृद्ध थी और कुछ साहसिक समुद्री नाविक ने जो है कि मिलकर एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह कंपनी जो है कि 15 वर्षों तक यह कंपनी जो है कि 15 वर्षों तक के लिए भारत में भेजी गई थी। लेकिन समय समय पे इस कंपनी का जो है कि समय काल बढ़ाया जाता रहा और इस कंपनी ने हमारे भारत देश में एक लंबा लगभग 250 वर्षों तक का इस कंपनी और महारानी ने मिलकर भारत देश में शासन किया। तो ये कंपनी 217 लड़कों ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसका जो मालिक था उसका नाम था जॉन हट और जो है कि अर्ल कंबर ऑफ लैंड। इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई थी और जॉन जो था वह ब्रिटेन की महारानी का भतीजा था, इसलिए उसको अनुमति लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस कंपनी में एक गवर्नर था और 24 सदस्यों की एक परिषद थी जिसके माध्यम से भारत में आई हुई कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखना था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिलकर जो है कि भारत में जो है कि नियंत्रण स्थापित करने वाली थी। तो अभी हम लोगों ने देखा सन 16 ईस्वी का राजलेख जो महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में जो कंपनी का निर्माण हुआ, और यह कंपनी आएगी हमारे भारत देश में सन 1608 में। जब 1608 में यह कंपनी आएगी तो हमारे भारत देश में जहांगीर का शासन था। जहांगीर जो है कि अकबर का लड़का था। जब कंपनी बनी थी सन 1600 ईस्वी में तो अकबर का शासन था। सन 1600 ईस्वी में जो कंपनी बनी थी तो कंपनी जब बनी थी तो इसमें अकबर का शासन था और ये कंपनी आई 1605। यह कंपनी जो है 1608 में भारत आई। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं कि जब कंपनी बनी तो किसका शासन था? अकबर का। लेकिन जब कंपनी भारत आई तो किसका शासन था? जहांगीर का। जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आता है जिस अंग्रेज का नाम होता है कैप्टन हॉकिंस के नाम से हम लोग जानते हैं, कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में जो आएगा उसका नाम होगा कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा के दरबार में बात की। जहांगीर से आगरा के दरबार में बात की और जो है कि 400 गांवों का मनसब, 400 गांवों का मनसब। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है लगान वसूलने की व्यवस्था। सबसे पहले जो है कि कंपनी ने 400 गांवों का मनसब माना यानी लगान वसूलने की व्यवस्था मांगा, और जब इसने लगान वसूलने की व्यवस्था मांगा तो जो है कि जहांगीर ने इसको लगान वसूलने की व्यवस्था दे दी। और जब जहांगीर ने इसको लगान वसूलने की व्यवस्था दे दी तो यही एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। और इस कंपनी ने प्रारंभिक समय में जब यह कंपनी आई थी तो इसका उद्देश्य था व्यापार करना। ये जाके राजाओं महाराजाओं से उनकी दया याचिका करके इस कंपनी ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और अब इस कंपनी की जो दृष्टि पड़ी, देखते ही देखते इसने भारत में कई जगहों पे इसने अपना अधिकार कर लिया। इसी के अंतर्गत देखेंगे तो 1726 तक इसने कलकत्ता जो है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास पे इसने अधिकार कर लिया। इस समय इसको हम लोग प्रेसिडेंसी नगर के नाम से जाना जाता था। ये महानगर का रूप ले चुके थे, बड़े बड़े महानगर का रूप, और इन जगहों पे अब अंग्रेजों का शासन हो गया था। पहली बार अंग्रेजों के अधीन बस्तियां यहाँ पे बनाई गई थी और इन बस्तियों के लिए यानी अंग्रेज अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए 1726 के अधिनियम के द्वारा 1726 के अधिनियम के द्वारा यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यानी जो ब्लैक इंडियन थे और जो हमारे जाते थे इनके यहाँ काम करने, इन लोगों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति यानी विधि निर्माण की पावर दी गई।
भारत देश में पहली बार अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अपनी पावर का यूज किया और अंग्रेजों ने पहली बार, अभी तक हमारे भारत देश में जो कानून की शक्ति थी वह मुगल बादशाह के अंतर्गत रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपने बढ़ते हुए प्रभाव के कारण 1726 में जो इनके अधीन कंपनी में काम करने वाले लोग थे उन लोगों के लिए इन लोगों ने अपना जो है कि नियम कानून बनाना शुरू किया। और यही आने वाले समय में धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और 1726 आते अंग्रेजों ने 1726 के बाद 1757 प्लासी की लड़ाई, एक ऐतिहासिक लड़ाई। अब अंग्रेजों की ललचाई भरी निगाहों ने जो देखा, 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। कौन सी लड़ाई? प्लासी। अभी हम लोग देखेंगे। अब अंग्रेजों ने जब कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों पे अपना अधिकार कर लिया तो अब अंग्रेजों की ललचाई भरी निगाहों ने देखा बंगाल की तरफ। किसकी तरफ देखा? बंगाल की तरफ देखने का एक ही रीजन था कि इस समय बंगाल सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और बंगाल के पास अकूत धन संपदा थी। 23 जून 1757 ऐतिहासिक लड़ाई, 23 जून 1757, जिसे हम लोग प्लासी के नाम से जाना जाता है। उस समय बंगाल में जो शासक था, वहां का शासक था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक जाबाज और बहादुर शासक था और इसका सेनापति था, इसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर के नाम से जाना जाता था। और अब यहां पे रॉबर्ट क्लाइव, इस रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मिला लिया और इस युद्ध में बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, इस सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला को मौत की घाट उतार दिया गया। अब जब सिराजुद्दौला को मौत की घाट उतार दिया गया तो एक और ऐतिहासिक लड़ाई होगी। इससे पहले इन लोगों ने मीर जाफर को बनाया बंगाल का नवाब और जब इन लोगों ने बंगाल का नवाब बनाया मीर जाफर को तो एक और युद्ध होगा 1764, इसे कहा जाता है बक्सर। इस बक्सर में सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और यहां जो अंग्रेज था उसका नाम था हेक्टर मुनेरो के नाम से जाना जाता है। सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये रहा आपका हेक्टर मुनेरो, इसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला। सुजाउद्दौला जो है कि अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था और मीर कासिम जो है कि मीर जाफर के हटने के बाद मीर कासिम बना था बंगाल का नवाब। इन तीनों ने मिलके जो है कि जबरदस्त तरीके से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में हेक्टर मुनेरो की विजय हुई। अब हम लोग देख रहे हैं 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद जो है कि अंग्रेजों की स्थिति भारत देश में काफी मजबूत हो गई। अब आप देख रहे हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जगह जगह से इन लोगों ने अपना वर्चस्व बढ़ाते अब इनका भारत देश के एक लंबे चौड़े स्थान पे इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अब अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया क्योंकि कंपनी के अधीन जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे इन लोगों को बहुत कम पैसा मिला करता था और अब अंग्रेजों के हाथ जो ये प्राइवेट कर्मचारी थे इनके हाथ में एक अच्छा मौका लग गया और इस मौके को इन लोगों ने जम के भुनाया और भारत को बड़ा जम के लूटा। लाखों करोड़ों रुपए का सोना ये भारत देश से लेके चले गए। कहा जाता है 900 बड़े जहाज, एक जहाज पे 10-10 टन सोना लाद के लेके गए अंग्रेज भारत की सरजमी से।
और जब ये लोग पहुंचते हैं ब्रिटेन, जब ये लोग अपने यहाँ ब्रिटेन पहुंचे तो इतना ज्यादा इन लोगों ने धन दौलत लूटा था। वहां जाके इन लोगों ने जब भव्य बिल्डिंगों का निर्माण किया तो वहां जनता की निगाहें खुली की खुली रह गई और लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये लोग इतना ज्यादा पैसा कहां से लेके आ रहे हैं। और इसीलिए अब उसी समय लेकिन कंपनी ने एक ऐतिहासिक भूल कर दी और कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया ब्रिटेन की महारानी से। और जब ब्रिटेन की महारानी से इन लोगों ने 10 लाख का पाउंड मांगा तो ब्रिटेन की महारानी का दिमाग ठनका कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी घाटे में जाए, एक कंपनी घाटे में जा रही है और उसके अधिकारी एवं कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। और इसीलिए जो है कि ब्रिटेन की महारानी ने एक कमेटी का गठन किया जिसे कहा जाता है सीक्रेट कमेटी। इसको हम लोग गुप्त समिति के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं गुप्त समिति। 1772 में लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में गुप्त समिति का गठन किया गया। और ये गुप्त समिति आती है भारत में। जब यह कंपनी आई, भारत में भ्रमण किया तो इसने कंपनी के बहुत सारे जो है कि गैर कानूनी कार्यों को देखा। यहाँ चारों तरफ अंग्रेजों ने लूट मचा के रखी हुई थी, किसानों से तरह तरह के टैक्स वसूले जाते थे और जो है कि कभी कभी लोगों को लूट लिया जाता था। इन सारी बातों का जिक्र किया और ये लोग भारतीय जनता को प्रताड़ित करके उनसे तरह तरह के टैक्स वसूला करते थे। और इस गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जाके दी ब्रिटेन की महारानी को। और जब ब्रिटेन की महारानी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो इसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने 1773 में पास किया, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग देख रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जब इस कंपनी के ऊपर पहली बार नियंत्रण करने की कोशिश की गई, यानी यह जो कंपनी थी भारत में आके अत्याचार मचा रही थी, गुप्त समिति के बाद ब्रिटेन की महारानी और वहां की संसद ने मिलकर इस कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के बारे में सोचा। और सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इसमें संसदीय प्रणाली की स्थापना, संसदीय प्रणाली की स्थापना। हम लोग देखने वाले हैं संसदीय। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई, यानी भारत में स्थित कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की महारानी ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब इसको जो भारत में अभी तक यह कंपनी आई थी 217 लड़कों की प्राइवेट कंपनी, लेकिन इस कंपनी के बढ़ते हुए वर्चस्व ने ब्रिटेन की महारानी को सोचने पे मजबूर किया। और ब्रिटेन की महारानी ने जो है कि इस कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई, यानी भारत में स्थित कंपनी के ऊपर अब जो नियम कानून बनाया जाएगा वह ब्रिटेन की संसद से बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? ब्रिटेन की संसद नियम कानून बनाएगी। दूसरा, कलकत्ता बंबई मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसियों को आपस में मिलाया गया और वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया गवर्नर जनरल। ये वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। अब कलकत्ता, बंबई, मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसियां अभी तक अलग अलग थी और इनके लिए गवर्नर यानी राज्यपाल होते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन तीनों को आपस में मिला दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया गवर्नर जनरल, जो 4 सदस्यों के माध्यम से इसका शासन संभालता था। तीसरा पॉइंट, 24 सदस्यों की बोर्ड का एक गठन किया गया। 24 सदस्यीय बोर्ड, ये 24 सदस्य इसको निदेशक बोर्ड के नाम से जाना जाता था और यही जो है कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश करता था। इसके द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक वर्ष
हर 1 साल के बाद इसमें से 1/4 सदस्य रिटायर होंगे और इतने ही सदस्य आएंगे। और इसी के द्वारा बिना लाइसेंस, इसका चौथा पॉइंट था कि कंपनी के लोग जो यहाँ पे आए थे वह बिना लाइसेंस के ही व्यापार किया करते थे। तो कंपनी के जो लोग थे उन लोगों को भारत देश के अंदर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पे रोक लगा दिया गया। व्यापार पर रोक, किसके व्यापार पे रोक? जो कंपनी के अधीन कर्मचारी थे वो लोग भारत में आके अपना पर्सनल यानी खुद का व्यापार करना शुरू किए थे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ व्यापार करने के ऊपर रोक लगा दिया गया, यानी वह व्यापार नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बातों में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि यह भारत का पहला लिखित संविधान की सीढ़ियां बनी। ये जो हमारा कंपनी के लिए लिखित संविधान आया था, यह भारत देश का नहीं, कंपनी के लिए इसको लिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। और यही आने वाले इतिहास में भारतीय संविधान की सीढ़ियों का निर्माण करेगा और इसी के आधार पे आने वाले समय में हमारे देश के संविधान का गठन होगा। तो यह हमारे भारत देश का एक लिखित संविधान था। और इसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के फोर्ट विलियम के प्रशासक को, बंगाल का जो फोर्ट विलियम था, बंगाल का फोर्ट विलियम, बंगाल के फोर्ट विलियम नामक क्षेत्र पे, विलियम नामक क्षेत्र पे जहां पे भारतवासी रहा करते थे, उनको यहां पे नियम कानून यानी अंग्रेज इस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए नियम कानून बना सकती थी। अगर नियम कानून की बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में बना सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में बनेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसके मुख्य न्यायाधीश होंगे एलिजाह इम्पे, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे होंगे। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, लिमेस्टर, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर सर्न होंगे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर सर्न होंगे। तो ये एक ऐतिहासिक सफलता रही और इस ऐतिहासिक सफलता के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि अब अंग्रेजों ने भारत देश में नियम कानून चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की स्थापना कर दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। यह आपराधिक, दीवानी और संवैधानिक सभी तरह के मामलों को देख सकता था। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वह था एलिजाह इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर सर्न। एक बात मैं बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट हो जाता था तो वह ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल यानी वहां की जो सबसे बड़ी न्यायालय थी प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवी काउंसिल में जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर सर्न थे। अगर इनके दिए गए निर्णय से कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो जाए तो उसको यहां से ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन में अपील करनी पड़ती थी। कहां? ब्रिटेन में। तो आज अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखे ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं और इसमें से एक के बाद एक आगामी वर्षों में और विगत वर्षों में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी वर्षों में पूछे जाने की संभावना। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कंपनी का निर्माण किस चार्टर के द्वारा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले बताया था उसका नाम था रॉयल चार्टर। याद कर ले सभी लोग, रॉयल चार्टर के द्वारा कंपनी का जो है कंपनी को अनुमति मिली थी। दूसरा, कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है कि जब कंपनी बनी थी तो किसका शासन था?
आप सभी लोगों को पता है कि जब कंपनी बनी थी तो उस समय अंग्रेजों का, उस समय जो है कि यहाँ पे भारत में अकबर का शासन था और ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। और जब कंपनी भारत में आई थी तो किसका शासन था? जब कंपनी भारत में आई थी तो जहांगीर का शासन था। अब अगला क्वेश्चन यहां से पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हिस्ट्री में है कि जो जहांगीर आया था, जो कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? तो उसने फारसी में बात की थी, जबकि वह तुर्की भी बोलना चाहता था। वह तुर्की भी बोलना चाहता था, इसके बाद भी उसने जो है कि फारसी में बात की। क्यों फारसी में बात की? उसके पीछे छोटा सा रीजन है, क्योंकि मुगलों के राजकाज की भाषा फारसी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ऐतिहासिक लड़ाई है। इस प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की स्थिति भारत देश के अंदर इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि अब जो है कि ये लोग हमारे भारत देश पे कहीं ना कहीं इनके मन में अभी तक जो एक व्यापारिक कंपनी आई थी, अब यह कंपनी शासन करने के बारे में सोचने लगी। तो इस कंपनी ने शासन करने के बारे में सोचा। तो याद रखिएगा 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया था। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध लगातार पूछता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और आपका कौन था? मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर युद्ध किया था, लेकिन हराया कौन था? हेक्टर मुनिरो। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कंपनी के लिए, ये थोड़ा से हाई लेवल में, पीसीएस लेवल पे जाने के बाद इन क्वेश्चनों को पुटअप करता है कि किस समिति के द्वारा हमारे भारत की समिति की अनुशंसा पे हमारे भारत देश में रेगुलेटिंग एक्ट आया? तो वह थी गुप्त समिति। 1772 में सीक्रेट कमेटी, यानी जो गुप्त कमेटी बनाई गई थी, उसी के कहने पे ये आई थी। और अगर पीसीएस लेवल की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गठन किया गया था, तो उसमें कितने, इसमें निदेशक बोर्ड में कितने सदस्य थे? 24, जिसमें से 1/4 सदस्य प्रति वर्ष जो है कि रिटायरमेंट लेते थे। और एसएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जबरदस्त क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट कब बना? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, जिसके मुख्य न्यायाधीश इलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड लिविस्टर चैम्बरसन। और अगर पीसीएस की बात की जाए तो यहाँ पे विगत वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर इसके द्वारा दिया जाए, इसके द्वारा कोई डिसीजन दिया जाए तो इसके विरुद्ध जो है अपील कहां पे होती है? प्रीवी काउंसिल में। तो आज दोस्तों हम लोगों ने देखा जीएस स्पार्क के अंतर्गत जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। आगामी आने वाले दिनों में हम लोग इसके एक एक बारे में रूपरेखा को तय करते चले जाएंगे। और हमारा यह जो संवैधानिक विकास है, इस संवैधानिक विकास को जो लगभग 100 साल के अंदर यह पूरी तरीके से डेवलप होते होते इसने कंपनी के शासन को इतनी बड़ी पावर दी कि जो अभी तक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और अब यह कंपनी शासक के तौर पे उभरी। अगर आप इन बातों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जीएस स्पार्क।